हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में। नवी सीरीज है आपकी। चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि शून्य आधारित बजटिंग यानी जीरो बेस्ड बजटिंग का मुख्य सिद्धांत क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पिछले बजट से खर्चों को थोड़ा बढ़ाना। दूसरा कह रहा है कि सभी खर्चों को शून्य से शुरू करना और हर खर्च को उचित ठहराना। तीसरा कह रहा है कि केवल निश्चित खर्चों यानी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर को दर्ज करना। या चौथा कह रहा है कि व्यय की तुलना में आय को नज़रअंदाज करना। तो यहाँ पे जीरो बेस्ड बजटिंग की बात कर रहा है, यानी शून्य से प्रारंभ किया जाता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट जवाब होगा। सभी खर्चों को शून्य से शुरू करना और हर खर्च को उचित ठहराना इसकी जिम्मेदारी होती है। तो जीरो बजटिंग में ये जो मूल सिद्धांत है इसको फॉलो करता है। जब भी हम बजट बनाते हैं तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, स्टार्टिंग करने के लिए क्या होता है, हम शून्य से स्टार्ट करते हैं, यानी उसका प्रारंभ क्या करते हैं, शून्य से करते हैं, ताकि जो है अगले महीने से उसकी खर्चों को गणना की जा सके। ठीक है। शून्य आधारित बजटिंग में हर खर्च को नए सिरे से अनुमोदित किया जाता है और यह मानकर कि कोई भी खर्च स्वतः सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे दूसरा कह रहा है, आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि CLF बही खाते में वीओज से प्राप्त ब्याज यानी इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम वीओज CLF के लिए क्या है। तो जो CLF से जो पैसा मिलता है, वीओज से जो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो वो क्या होती है उसकी। तो परिसंपत्ति होती है यानी एसेट्स होती है, देयता यानी लाइबिलिटी होती है, आय यानी इनकम होती है और व्यय यानी एक्सपेंडिचर होता है। इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको सिंपल सा आप समझिए कि आपने अगर किसी को पैसा दिया है उधार पे, जैसे जो इंटरेस्ट पे लोग पैसा चलाते हैं, तो आपने पैसा दिया अगर, तो वो आपको जब इंटरेस्ट मिलेगा तो वो क्या होगा, तो वो जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, आपने जो पैसा दिया है उस पर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो आपकी इनकम होती है, यानी उस पैसे से आपको आय आ रहा है, यानी उसकी इनकम आ रहा है। तो यहाँ से जो इंटरेस्ट इसको मिल रहा है, वीओज को जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी इसकी इनकम में काउंट किया जाता है। ठीक है। परिसंपत्ति यानी जो उसके पास प्रॉपर्टीज होती है वो उसकी परिसंपत्ति होती है। और लाइबिलिटीज या देयता जो होती है, जैसे अगर वीओज ने किसी से ऋण लिया हुआ है तो वो जो होगी इसकी जो होगी देयता होगी। ठीक है, लाइबिलिटी होगी। वही एक्सपेंडिचर जो होता है, व्यय जो होता है, वो उसके खर्चे होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सी यहाँ पे राइट जवाब है। CLF वीओज को दिए गए ऋण पर प्राप्त जो ब्याज दर होती है वो उसकी क्या होती है, इनकम होती है। जो उसको इंटरेस्ट मिलता है वो उसकी इनकम होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि समूह की बचत 5,000 है और ऋण की वापसी दर 90% है, तो समूह की ग्रेडिंग में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाएगा। तो समूह के सदस्यों की शिक्षा के स्तर पर दिया जाएगा, या समूह की कुल बचत राशि पर दिया जाएगा, या ऋण की वापसी दर पर दिया जाएगा, या मीटिंग रजिस्टर के सदस्यों के हस्ताक्षर की संख्या पर दिया जाएगा। तो अगर किसी समूह की मान लीजिए बजट जो है उसका 5,000 है, अगर बजट 5,000 रुपये है, बचत जो उसका 5,000 है, उसमें अगर वो ऋण दे रहा है तो वो 90% ऋण ही रिकवर कर पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऋण की रिकवरी पर ज़्यादा फोकस करेगा, यानी ऋण की वापसी पर ज़्यादा फोकस करेगा, ताकि उसकी जो रिकवरी हो, जो पैसा वो दे रहा है वो 100% हो। मान लीजिए आज 5,000 उसकी बजटिंग है, उसमें से वो 4,000 रुपये ही क्या कर पा रहा है, रिकवर कर पा रहा है, तो 1,000 का उसको नुकसान हुआ। अगली बार क्या हुआ, फिर 4,000 का पैसा दिया, उसमें से फिर जो 4,000 दिया उसने ऋण पे दिया, तो उसमें से भी 90% ही उसको मिलेगा। तो ऐसे करते करते उसकी बचत सारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए वो क्या करेगा, ऋण की वापसी पर ज़्यादा फोकस करेगा, यानी उसकी ग्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि ऋण की जो वापसी है उसको 100% किया जाए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। ग्रेडिंग में ऋण की वापसी दर समूह के वित्तीय अनुशासन और स्थिरता का सबसे मजबूत संकेत होता है। और आपको पता है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, अगर वो पंचसूत्र का अच्छे से पालन नहीं करते हैं, तो पंचसूत्र में आपको पता है कि ऋण की वापसी भी एक चीज़ मेन कंसेप्ट है उसका। तो अगर वो जो है अपने समूह से अपने जो पैसा है ऋण वापस नहीं लेता है, तो आपको पता है कि बैंक सारे जो डाटा एनालिसिस करता है, तो वो देखता है कि इसका पंचसूत्र का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब वो अगर उसका जो देखेगा कि उसका जो पैसा दे रहा है वो टाइम पे रिकवर नहीं कर पा रहा है या पूरा रिकवर नहीं हो रहा है, तो इससे क्या करेगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को वो लोन नहीं देते हैं। ठीक है। तो इससे लोन लेने की इसकी कैपेसिटी पे भी कमी आ जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तिगत वित्तीय नियोजन में जमा प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, CD जिसको बोलते हैं, किस श्रेणी के वित्तीय उत्पाद में आता है। आपको पता है जो एंट्रीज वगैरह की जाती है, आपकी जो बैलेंस शीट में एंट्रीज की जाती हैं, तो उसमें अलग अलग डिवाइड किए जाते हैं, यानी अलग अलग श्रेणियों में उसको रखा जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सर्टिफिकेट यानी जमा प्रमाण पत्र होता है किस श्रेणी में वो रखा जाता है।
तो असुरक्षित ऋण है यानी अनसिक्योर्ड लोन में रखा जाएगा। बचत और निवेश यानी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में रखा जाएगा। उपभोग व्यय यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में रखा जाएगा, या चालू खाता या करंट अकाउंट में रखा जाता है। तो आपको पता है जो असुरक्षित ऋण होते हैं यानी जो लोन होता है जो रिकवर नहीं कर पाते हैं, जो एनपीए जिसको बोलते हैं, ठीक है, एनपीए जो हो गया होता है, जो अमाउंट एनपीए हो गया होता है उसको असुरक्षित ऋण में रखते हैं। यानी वो क्या होता है कि वो अब पैसा रिकवर करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। जैसे किसी को लोन दिया है तो वो उसकी रिकवरी नहीं कर पा रहा है तो वो असुरक्षित ऋण हो जाता है। वहीं बचत और निवेश में इसको रखा जाता है, ठीक है। जो आपका जमा प्रमाण पत्र है, आप जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो आपकी क्या होती है, बचत होती है। तो उसको उसकी एंट्री किस में होती है, तो बचत और निवेश में उसकी एंट्री की जाती है। आपके लिए वो बचत है लेकिन कंपनी के लिए वो क्या है, निवेश है, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का राइट जवाब होगा। और उपभोग व्यय होता है जो आप अपने डेली जो चीज़ें होती हैं उस पर खर्च करते हैं या जो भी पैसा आप खर्च करते हैं वो होता है। और चालू खाता जो होता है, करंट अकाउंट जो होता है, उसमें पैसे की लेन देन की जाती है। यानी वाइडर रेंज पे बहुत सारा जो पैसा आने जाने का काम होता है वो आपके चालू खाते में होता है, ठीक है। अकाउंट भी दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, एक सेविंग्स अकाउंट होती है और एक चालू खाता यानी करंट अकाउंट होता है। तो सेविंग अकाउंट जो होता है, जैसे हम लोग होता है तो सेविंग अकाउंट चलाते हैं, लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, करंट अकाउंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि पैसे का प्रवाह जो होता है उसमें ज़्यादा होता है। कह रहा है कि सीडी एक निश्चित अवधि के लिए बैंक में रखा गया धन है जो बचत के साथ साथ निवेश की श्रेणी में भी आता है। तो आप जो पैसा बैंक में जमा करते हैं वो आपके लिए बचत है, लेकिन कंपनी के या कहें कि जो बैंक है उसके लिए निवेश होता है, क्योंकि उसको बाहर से पैसा मिल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मीटिंग मिनट्स बुक में पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि क्यों आवश्यक है। यानी मीटिंग मिनट जो बुक होता है जिसमें उसकी सारी मीटिंग वगैरह में जो भी चीज़ें होती है उसको ऐड की जाती हैं, तो उसमें पूछ रहा है कि इसकी कार्यवाही की पुष्टि क्यों आवश्यक है, जो पिछली बैठक हुई थी उसकी कार्यवाही की पुष्टि क्यों आवश्यक है। तो नए सदस्यों को शामिल करने के लिए ऐसा किया जाता है, या मीटिंग के समय को कम करने के लिए किया जाता है, या तीसरा कह रहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सदस्य दिए गए निर्णयों से सहमत हैं और रिकॉर्ड सही है, या बुक कीपर की वेतन देने के लिए किया जाता है। तो जो मीटिंग मिनट बुक होती है उसकी जो रिकवरी या कहे कि उसकी जो पिछली बैठक थी उसकी पुष्टि पुनः इसलिए की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके, यानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सदस्यों के दिए गए निर्णयों से सहमत हैं और रिकॉर्ड सही है। यानी पिछली बार जो भी उनकी बातें हुई थी, अगर कोई उस पर पक्ष विपक्ष किया गया होगा तो उस पर अपना मत देना होता है। तो जब उन्होंने मत दिया तो क्या सभी लोग उस मत से सहमत है या नहीं है, यही सारी चीज़ें उसमें की जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। यह पारदर्शिता और समूह की जिम्मेदारी के लिए आवश्यक है और यह भी सभी सदस्यों को सही सहमत हो कि पिछले मिनटों में दर्ज की गई बातें सही हैं, ठीक है। तो ये पुष्टि करने का काम बस करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगर किसी महीने में समूह की आय 10,000 है और कुल व्यय 12,000 है तो वित्तीय परिणाम क्या होगा। यानी 10,000 की कमाई हो रही है और खर्चा कितना हो रहा है, तो 12,000 रुपये हो रहा है, तो उसका परिणाम क्या होगा। तो 2,000 का लाभ यानी प्रॉफिट होगा, 2,000 का घाटा या कमी होगी यानी डेफिसिट लॉस होगा, या 22,000 की बचत होगी, या 12,000 का अधिशेष यानी सरप्लस होगा। तो जब खर्चा ज़्यादा है, जब खर्चा इसका आय कम है और खर्चा ज़्यादा है तो ये क्या होगा, 2,000 का इसको घाटा हो जा रहा है, यानी 10,000 कमा रहा है और 12,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो 2,000 रुपये तो इसको और चाहिए ना, तो ये क्या होगा, इसका घाटा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका घाटा होगा यानी डेफिसिट होगा इसका। उसको अगर मान लीजिए वो 12,000 कमा रहा है और 10,000 उसका खर्च होता है, तो ये 2,000 का उसको लाभ होता है यानी प्रॉफिट होता है, उसकी बचत होती, ठीक है। और यहाँ पे 22,000 का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसको ऐड कर दिया सिंपल। तो आय और व्यय को ऐड नहीं करते हैं, आय और व्यय को घटाते हैं, ठीक है। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। और 12,000 रुपये अधिशेष कहाँ से होगा, 12,000 तो उसका खर्चा है, अधिशेष वो होता है जो पैसा आपके खर्च के बाद आपका बच जाता है, ठीक है, तो वो अधिशेष होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। कह रहे हैं कि यदि कुल आय की तुलना में व्यय अधिक होने पर 2,000 का घाटा या कमी होते हैं, क्योंकि आय 10,000 है और 12,000 वो खर्च कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 2,000 का उसको नुकसान हो रहा है, उसको अपनी जो खर्चे हैं उसको पूरा करने के लिए 2,000 रुपये और चाहिए उसके पास, ठीक है। अगला कह रहा है कि CLF वीओज के संदर्भ में गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको कहते हैं NPA क्या है। तो दूसरा पहला ऑप्शन कह रहा है कि समूह की वह संपत्ति जो ब्याज कमा रही है। दूसरा कह रहा है कि वह ऋण जिसका भुगतान एक निर्दिष्ट अवधि आमतौर पर 90 दिनों से अधिक समय तक रुका हुआ है।
तीसरा कह रहा है कि वह सदस्य जिसने समूह छोड़ दिया, या चौथा कह रहा है कि समूह की बैंक में जमा बचत। तो आपका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि वह संपत्ति जो ब्याज कमा रही है, तो जो ब्याज कमा रही है वो परफॉर्मिंग एसेट्स हो रही है, यानी उस पर जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे आपका होगा कि वह ऋण जिसका भुगतान निर्दिष्ट अवधि यानी 90 दिनों से अधिक समय तक रुका हुआ है, तो वो क्या होती है आपकी एनपीए में कन्वर्टेड, यानी अगर किसी ने लोन लिया है और 90 दिनों जो उसका किस्त होता है, मंथली जो उसका किस्त है, अगर वो पेड नहीं करता है 90 दिनों तक, तो वो क्या होती है कि एनपीए में चली जाती है, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाती है, यानी उस पैसे से उसको कोई इनकम नहीं हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे बी इसका राइट जवाब होगा। एनपीए एक ऐसा ऋण है जिससे आय यानी ब्याज या मूलधन मिलना बंद हो गई हो और यह वित्तीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बही खाते प्रणाली में पंचसूत्र का महत्व क्या है। आपको पता है कि 5 सूत्र होते हैं जिसमें 5 चीज़ें सम्मिलित की गई होती हैं, तो वो उसका कह रहा है कि इंपॉर्टेंट पूछा है कि क्या है। तो यह कह रहा है कि पहला कह रहा है कि यह केवल लेखांकन या सॉफ्टवेयर का नाम है। दूसरा कह रहा है यह समूह की कानूनी पंजीकरण प्रक्रिया निर्धारित करता है। तीसरा कह रहा है कि यह समूह के लिए मूलधन अनुशासन और वित्तीय स्वास्थ्य के नियम हैं। और चौथा कह रहा है कि यह केवल क्लस्टर लेवल फेडरेशन के लिए कानून होता है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए नहीं होता है। तो आपको पता है जो पंचसूत्र का महत्व है, बही खाते की बात कर रहा है, तो ये होगा यह समूह के लिए मूलधन अनुशासन और वित्तीय स्वास्थ्य के नियम होता है। आपको पता है कि बही खाते में क्या होती है, एंट्रीज की जाती है, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, कैश अकाउंट में किया जाता है इसको। तो जो बही खाता होता है यानी किसको कितना ऋण वगैरह सारी चीज़ें इसमें एंट्रीज इसकी की जाती हैं। जो बैलेंस शीट बनाया जाता है उसमें सारी चीज़ों को मेंटेन रखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, या मूलधन अनुशासन और वित्तीय स्वास्थ्य के नियम इसमें होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है। कह रहे हैं कि पंचसूत्र यानी 5 सूत्र सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक मजबूत, अनुशासित और टिकाऊ संस्था बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि 5 सूत्र का पालन करेंगे तभी पता चलता है कि वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से अच्छे से वर्क कर रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आय और व्यय यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि समूह की बैठक पासबुक को अपडेट करना होता है। दूसरा कह रहा है कि यह जानना है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है, ताकि वित्तीय निर्णय लिए जा सके। तीसरा कह रहा है कि ऋण पर ब्याज दर निर्धारित करना, और चौथा कह रहा है कि केवल समूह की संपत्ति की गणना करना इसका पर्पज या उद्देश्य होता है। तो जो आय और व्यय का जो ट्रैकिंग होता है, यानी कितना खर्च किया गया और कितना इनकम हुआ, कितना आय जनरेट हुआ या कितना उसका खर्च हुआ, तो इसके महत्व क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा इसका, कह रहा है कि यह जानना है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है, ताकि वित्तीय निर्णय लिए जा सके। यानी पैसा के कमाने का स्रोत क्या है और उसका खर्च कहाँ पे किया जा रहा है, किन किन चीज़ों पे खर्च हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, ये जानने का काम इसमें किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ राइट जवाब होगा। ट्रैकिंग से पता चलता है कि समूह या व्यक्ति धन कहाँ जा रहा है, जिससे ओवर स्पेंडिंग को नियंत्रित किया जा सके और बचत के लिए अवसर मिल सके। यानी जब आप खर्चों की, इनकम और खर्चों की निगरानी करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका पैसा कहाँ से हो रहा है, कहाँ पे और कितना कितना खर्च हो रहा है। तो जब आप ये देखते हैं कि कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, तो उसमें आप कटौती भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीएलएफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में कौन सा कार्य आवश्यक रूप से किया जा सकता है। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं यानी बीओडीज की जब बैठक होती है, मीटिंग होती है, तो आवश्यक रूप से क्या किया जाता है उसमें। तो समूह के सदस्यों को व्यक्तिगत ऋण वितरित किया जाता है, या सीएलएफ के सभी कर्मचारियों को हटा दिया जाता है, या वीओज के मासिक प्रदर्शन की समीक्षा करना और ऋण आवेदनों को अंतिम मंजूरी देना होता है, या हर सदस्य के घर जाकर उनका निरीक्षण करना होता है। तो आपको पता है कि जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले नंबर पे आता है, ठीक है, दूसरे पे आपका वीओज आता है यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन आता है, और थर्ड पे आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन आता है। तो ये जो होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन ऋण देता है यानी पैसा देता है वीओज को, और वीओज जो होता है ऋण देते हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को होते हैं। तो जब इनकी मीटिंग होती है तो ये क्या करेंगे, वीओ के मासिक प्रदर्शन की समीक्षा करना और ऋण की आवेदनों को अंतिम मंजूरी देने का काम ये करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि वीओज जो होते हैं यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीएलएफ का कार्यकारी अंग है, जो वीओज के प्रदर्शन, वित्तीय रिपोर्टिंग की समीक्षा करते हैं और प्रमुख ऋण या नीतिगत निर्णयों को मंजूरी देने का काम ये करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है, ठीक है। तो ये आज के आपके 10 प्रश्न हैं। 10 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं अगली क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।